अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिलसिला हमारा दरमियान में रुक गया था उसको दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 7 बेसिक लेक्चर जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हो चुके हैं और ये हमारे लेक्चर नंबर 7 का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हमने रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। इससे पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने देखा कि अगर एक पार्टिकल डीप इन्फिनिट वेल के अंदर ट्रैप हो जाए तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका वेव फंक्शन, उसकी एनर्जी और वो तमाम चीज़ें हमने कैलकुलेट की। अभी कुछ रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनको हमने डिस्कस करना है इसी पार्टिकल को लेके। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन इज नेवर एट रेस्ट इन वेल। इलेक्ट्रॉन जो है इस वेल के अंदर, ये जो हमारा डीप इन्फिनिट वेल है, इसके अंदर कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। अब हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की थी अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, वो थी हमारे पास n²h²/8ml²। इसमें जो h है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की तो बच्चों ग्राउंड स्टेट में हमें पता है फॉर ग्राउंड स्टेट n = 1। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी फॉर ग्राउंड स्टेट, इसको मैं E1 कह लेता हूँ, दैट इज h²/8ml²। आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें भी हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है जी, एक नॉन जीरो वैल्यू एनर्जी की आ रही है। 0 पॉइंट एनर्जी जिसे हम कहते हैं उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारे डीप वेल के अंदर अपनी ग्राउंड स्टेट पे भी रेस्ट में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज नेवर एट रेस्ट इन द इन्फिनिट वेल। उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप फ्रॉम ट्रैप, ठीक है जी। वैसे तो हमने देखा कि उस वेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन 0 और L के दरमियान, इस वेल के अंदर, इस पोटेंशियल वेल के अंदर वो ट्रैप हो गया है, ठीक है जी। वॉल्स से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और इस वेल के अंदर ही वो रहता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर, इस 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ही वो रहता है, यहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकता। अब अगर वो एस्केप कर सकता है तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी और वो कैसे एस्केप कर सकता है, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 वेल है, एक हमारे पास फाइनाइट वेल है और दूसरा ये हमारे पास इन्फिनिट वेल है। इन दोनों वेल्स के अंदर जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की हम बात करेंगे, फार्मूला वही है हमारा, ठीक है जी। तो पहले हम बात कर रहे थे इन्फिनिट वेल की। इन्फिनिट वेल के अंदर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास 9.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एनर्जी की एक लार्ज वैल्यू है। क्योंकि एनर्जी की वैल्यू लार्ज है तो वेवलेंथ हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास स्मॉल वेवलेंथ आएगी। अब इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है या जो वेव एसोसिएटेड है उसको हम यहाँ इस वेल के अंदर ही फिट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन्फिनिट वेल में तो इलेक्ट्रॉन के एस्केप करने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइनाइट वेल की तो फाइनाइट वेल के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू है वो इसके मुकाबले में कम है, 4.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि एनर्जी की वैल्यू स्मॉल है तो हमें क्या मिलेगा, एक लार्ज वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। अब वो जो लार्ज वेवलेंथ है उसको हम इस वेल के अंदर फिट नहीं कर सकेंगे, बल्कि वेवलेंथ हमारा जो वेव फंक्शन है एसोसिएटेड उसके साथ, उस वेव फंक्शन की कुछ वैल्यूज जी बचो। तो हम बात कर रहे थे फाइनाइट वेल की कि फाइनाइट वेल में किस तरह से वेव फंक्शन जो है हमें वो वेल के बाहर भी प्लॉट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई करते हैं तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, चूंकि यहाँ पर फाइनाइट वेल के अंदर हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है, हमने कहा कि एनर्जी की वैल्यू स्मॉल है तो वेवलेंथ हमारे पास लार्ज आ रही है। अब लार्ज वेवलेंथ होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें वेव फंक्शन जो है वो वेल्स के बाहर भी प्लॉट करना पड़ेगा उसको फिट करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो बच्चों इसका मतलब है कि फाइनाइट वेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप भी कर सकता है। अब हमारे पास तीसरा रिजल्ट है जिसे हम कहते हैं क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल। जी बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा तीसरा और आखिरी रिजल्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्वांटाइज्ड वेव फंक्शन है वो इस रिलेशन से हम इसको लिखते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको कैलकुलेट भी किया था। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको हम अगर वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट किया है क्वांटम नंबर के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, n1 के लिए, फिर n2 के लिए, n3 के लिए और n9 के लिए, ठीक है जी। एक्चुअली
जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। अगर आप N1 में देखें तो यहाँ जहाँ पर आपको पीक मिल रही है यहाँ पर आपके पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पार्टिकल की जो पोजीशन है या उसके पाए जाने का जो चांस है वो यहाँ पर ज़्यादा है बाकी जगहों की निस्बत। लेकिन हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके मुताबिक जो पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो प्रोबेबिलिटी है वो सब जगहों पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज कहीं पर हमें ज़्यादा मिल रही हैं और कहीं पर कम मिल रही हैं। अगर हम n की वैल्यू को बढ़ा दें, n2 कर दें, तो अब देखें ये जो पीक्स हैं आपको दो जगह पर मिलना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है अब वो दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। अगर हम n3 कर दें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तीन जगह पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तीन जगह पर वो तकसीम हो गई है। और यहाँ पर हम 0 से L तक जो है हमारे जो बॉक्स की वन डायमेंशनल बॉक्स की लेंथ है या हमारे वेल की जो लेंथ है 0 से L तक, हम उस रीजन में, उस स्पेसिफिक रीजन में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम n की वैल्यू को लार्ज कर दें तो आप देखें आपको n की वैल्यू को आप लार्ज करते जाएं तो ये जो पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी यूनिफॉर्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप n की वैल्यू इतनी लार्ज कर दें कि आपको ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह पर एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये प्रेडिक्शन मैच कर जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। इसका मतलब है कि अगर हम क्वांटम मैकेनिकल हमारा जो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को या क्वांटम नंबर की लार्ज वैल्यूज़ को देखें तो वहाँ पर जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो रिजल्ट हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स के साथ मिलते जुलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n या फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एग्री करती है विद क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। सो वी कैन से क्वांटम मैकेनिक्स इज इन गुड एग्रीमेंट, विद क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। इसमें हमने पार्टिकल जो ट्रैप था एक वन डायमेंशनल बॉक्स में, ये डीप इन्फिनिट वेल में, उसके रिजल्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।